बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत पर जब हम यहाँ बैठकर बात करते हैं तो इसमें अहम तरीन पहलू ये होता है कि सियासतदान कुछ बोलियाँ बोल रहे होते हैं और जाहिर है फिर आवाम के मसाइल अपनी जगह पर होते हैं। सियासी जमातों के एक दूसरे के साथ जो रवाबित हैं वो भी हमें मालूम है। जहाँ पर पार्लिमान की बात आती है वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में लेजिस्लेशन के हवाले से या दीगर चीज़ों में तमाम सियासी जमातें जो हैं वो बेहतर कामों में शायद एक दूसरे का साथ देने के लिए हमेशा तैयार भी रहती हैं। लेकिन जो एक तकलीफदेह अमर है इस वक्त आज के हालात में जब हम बात कर रहे हैं वो ये कि कुछ लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं और कुछ लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। यानी तफरीक है, टकराव की कैफियत है। कुछ लोगों का मौक़िफ़ या कुछ सियासी जमातों का मौक़िफ़ कुछ इदारों के हवाले से कुछ और है और चंद जो ज़ाहिर शख्सियात हैं उनका मौक़िफ़ किसी भी इदारे के लिए कुछ और है। तो ये जो तकसीम की सियासत है इससे एक और डिवाइड क्रिएट हो रहा है सोसाइटी के अंदर। शायद ये बात हमारे सियासतदान उस अंदाज से नहीं समझ रहे, लेकिन पार्लिमान के अंदर जब आवाम की बात की हम बात करते हैं कि आवाम के लिए ये तमाम तर लेजिस्लेटर्स क्या कर रहे हैं तो फिर ज़ाहिर ये देखना पड़ता है कि पार्लियामेंट के जो सेशंस हो रहे हैं उसमें क्या बात हो रही है। अभी जो इस वक्त सेशन चल रहा है उसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब के खिताब के बाद उस पर बहस जारी है और ज़ाहिर तमाम तर जो सियासी जमातें हैं वो उस मुबाहिसे का हिस्सा भी बन रही हैं। अपने अपने अंदाज से उस बयानबाजी हो रही है ऐवान के अंदर। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जो कि तकरीबन मेरा ख्याल है कि 5 साल के बाद उनको एंट्री का मौका मिला क्योंकि वो सारी टूट फूट और फिर असम्बली में ना जाना, टिकट्स के मसले मसाइल थे। बहरहाल अब वो MNA के हैसियत से MKM पाकिस्तान के MNA के हैसियत से ऐवान का हिस्सा हैं। पिछले दिनों हम देख रहे थे कि वो ऐवान के अंदर बहस करते हुए कुछ बातें जो है वो कुछ यादें जो हैं वो ताज़ा कर रहे थे। इसमें ताना भी था, कुछ पुरानी याद भी थी, लेकिन इसके साथ साथ जब मैंने ये पूरा ज़ाहिर जो ये तकरीर इन्होंने की डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने सेशन के दौरान वो मैंने सुनी, उसमें उन्होंने कराची के मसाइल पर भी बात की, सिंध के जो हालात और वाक़यात हैं उस पर भी बात की। लेकिन अभी हाल फिलहाल की बात है पिछले 2 रोज़ पहले की कि MKM पाकिस्तान की जो तंजीमी कमेटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा उखाड़ पिछाड़ हुई है। लेकिन इससे हटकर अब जो है मामला है तौहीन अदालत का और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि ज़ाहिर MKM पाकिस्तान से ही हैं, सीनियर रहनुमा हैं, MNA हैं आप भी, उन्होंने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी बहुत कुछ कह रहे थे। अब इदारों की जो मैं बात कर रही थी ना आपसे कि टकराव, कुछ लोग कहीं बात कर रहे हैं, कुछ लोग कहीं बात कर रहे हैं, तो विद इन दी मुख्तलिफ पार्टीज भी कुछ अलग अलग बातें हो रही है। इस सारी गुफ्तगू को दिखाने का मकसद ये है कि तौहीन अदालत का नोटिस जो है ना सिर्फ ये कि फैसल वाउडा को मिला है बल्कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी मिला है और 2 हफ्तों में जवाब तलब किया है। पैमरा से ये जो पूरी प्रेशर हुई थी, सुनी तो सब नहीं थी मेरा ख्याल है, लेकिन बहरहाल अदालत ने ये पूरा जो है इसका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो पैमरा से तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने आज रिमार्क्स भी कुछ दिए, 5 जून तक जो है ये मुलतवी है। उन्होंने कहा कि रिमार्क्स ये दिए चीफ जस्टिस ने कि हमने नज़रअंदाज जो कर रहे थे चीज़ों को, तो शायद मेरा ख्याल है लोग ये सोच रहे थे, चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस तरह की चाहें हम तकारीर कर लें। तो इस सब के सिनेरियो में जो हम इदारों के टकराव की बात कर रहे हैं, फिर अवाम पाकिस्तान को साथ लेकर चलने की, इसी मतलब एक ही सांस में हमारे सियासतदान कई बातें कर रहे हैं। तो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जो एंटर हो चुके हैं स्टूडियो के अंदर, लेकिन मैं एक ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक से वापस जब आएंगे तो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से ही पूछेंगे कि सियासी जमात के हालात और वाक़यात क्या हैं और ये पार्टी की इनकी पॉलिसी क्या है, ये किसके साथ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं और आगे इनका जो लाहे अमल है वो क्या है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और मैंने आपसे कहा था कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जो है वो स्टूडियो तशरीफ़ ला चुके हैं, तो ज़रा बिल्कुल बिला तवक्कुफ़ उनसे गुफ्तगू का आगाज़ किए लेते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। इस्लामाबाद की मसरूफियात और फिर सियासी आपकी मसरूफियात जो हैं वो बहुत है ना बेतहाशा है। 5 साल के बाद री एंट्री हुई है कौमी असम्बली में आपके, क्या कुछ बदलावा महसूस हुआ जब पार्लियामान में दोबारा उसी पार्लियामान का हिस्सा बने आफ्टर लॉन्ग पीरियड, जिसे मैं समझती हूँ? मैंने देखा कि जब पार्लियामान के अंदर वो क्वालिटी नहीं आ रही ना, अच्छा, और बहुत सारे सीनियर और मैच्योर जो पॉलिटिशियंस और पार्लियामेंटेरियन उनकी बातों को ज़्यादा वजन नहीं दिया जा रहा, बात है, उसको अहमियत नहीं दी जा रही और पॉलिसी साजी में उनका कोई रोल उन्हें नहीं मिलता। तो मैंने कहा कम से कम 5 साल में आराम करता हूँ
अच्छा, जो शरारती बच्चे शायद वो सुधर जाएं, नहीं सुधरे वो। और कुछ थोड़ा सा ऐसे लोगों की कदर व कीमत हो जाए जो थोड़ा सा गैप देने के बाद है। तो ये तो महसूस हुआ कि एक अहमियत तो है, कदर व कीमत है। बहुत सारे पुराने आपके साथी हैं भी नहीं उसमें, मौलाना जैसे लोग नहीं है असेंबली का हिस्सा, बहुत सारे हैं भी नहीं, लेकिन जो पुराने हैं वो भी और जो नए हैं उनमें कम से कम ये ज़रूर है कि उनको ये एहसास है कि भाई एक अच्छी पार्लिमानी सियासत के लिए जहाँ अच्छी पॉलिसीज़ बनी, और इस वक्त ख़ास तौर पर मुल्क जिस माशी और सियासी बहरान से दो चार है, महंगाई, बेरोज़गारी, इन लोगों की कमर ही नहीं तोड़ी, उनको ज़िंदा दरगोर कर दिया। सही बात है, बिल्कुल। उससे निकालने के लिए अब तो सिर्फ एक जमात इस मुल्क के इन मसाइल का हल तलाश ही नहीं कर सकती। एक वज़ीर आज़म के बस की बात ही नहीं है। हुकूमत को अपने तमाम इत्तेहादियों के साथ किसी तरह अपोजिशन तक पहुंचना होगा, उसे राज़ी करना होगा, मनाना होगा, और अपोजिशन को भी एक हद तक तो वो जिद पर रहे, रेजिस्ट करें, इससे ज़्यादा ना, लेकिन इतना रिजिड ना हो कि उसके बाद हालात सबके हाथों से निकल जाएं, बेकाबू हो जाएं, और फिर उसके बाद सूरत हाल को संभालना, फिर तो अगली हुकूमत अगर अपोजिशन की आ भी जाएगी ना, अगर अपोजिशन ये सोच रही है, मैं भी आपका यही शॉट चला रही थी कि जो कल जेल में है वो आज बाहर आ जाएंगे, और फिर जो आज बाहर है वो कल जेल में चले जाएंगे, तो आपको अभी भी वो सिनेरियो लग रहा है कि वो देखिए ना 77 सालों से तो यही हो रहा है, इससे तो और स्टिल इज गोइंग ऑन, मुझे ऐसा भी लगता है हो रहा है। आप सोच सकते थे कि PDM 1 जो हुकूमत आई थी शहबाज शरीफ की, वो दोबारा आएगी, मतलब जब उस वक्त आई थी तो नहीं सोच सकते थे जिस तरह एक PTI को लाया गया था, इमरान खान को वजीर आज़म बनाया गया था, और उस वक्त जो हमारी सीटें भी छीनी गई थी तो उस पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि सबूत शवाहिद बहुत सारी बातें बिल्कुल वाज़ेह थी कि RTS का मसला है, कैमरे बंद कर दिए गए काउंटिंग में, और जो हमारी अक्सरियत थी वो हमारे मुखालिफ को दे दी गई, ये वाज़ेह तौर पर सारी बातें, लेकिन नहीं किया गया। तो अब मैंने इसीलिए अली मोहम्मद को भी कहा, वो मैंने सुना आपने कहा कि देखो मैं उस वक्त भी कहता था कि मैं आज ज़द पे अगर हूँ तो खुशगुमान हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी उनका की तो कुछ ज़्यादा ही बुझ गया, आपका तो खैर बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो गया था, लेकिन उनका भी बुझ गया है। मैं डॉक्टर साहब बात को इसी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। देखिए, जब आप ऐवान में तकरीर कर रहे थे तो आपका एक अंदाज़ था, और आपने अपने बाकी जो ज़ाहिर है पार्लिमान के लोग हैं उनका वक्त भी आपने ले लिया, आपने कहा मैं ही सारी डिबेट करूँगा। उसमें आपने बताया कि हमने सदर को वोट किया, हमने प्राइम मिनिस्टर को वोट किया, हमने स्पीकर को वोट किया, और ज़ाहिर है सारे मामला चेयरमैन सेनेट के लिए आपने ज़ाहिर है वहाँ पर आमादगी का इजहार किया। फिर आप वही कागज़ जो है लहरा रहे थे और आप कह रहे थे कि ये है वो नुस्ख़ा कीमिया जिसमें आइन की तरमीम और बल्दियाती इदारों को जब तक तक़वियत नहीं बख्शी जाएगी मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि उस तकरीर के बाद से लेकर अब तक क्या मामला आगे बढ़ा है? आपने तो वोट भी दे दिया, कुछ हो गया। मैं समझता हूँ कि हमने दो जगह पर उन्हें सोचने पे मजबूर किया है ना। अच्छा, एक तो आसिफ अली ज़रदारी साहब से जो हमारी कराची में मुलाकात हुई थी। जी बिल्कुल, मैं उसका भी तज़किरा करती हूँ। MQM की डेलीगेशन। जी। अच्छा, वहाँ पर जो ये उनके सदारती जो उनका खिताब था ना, उसके बाद का वाक़या है। ठीक है। और अब उस सदारती खिताब पर बहस शुरू हो गई है। जी बिल्कुल। तो हमने वो बात वहाँ भी रखी थी कि देखें आपका एक विजन है, आपने कहा देखिए पीपल्स पार्टी का को चेयरपर्सन होना, चेयरमैन होना, और मुल्क का सदर होना दो अलग बात है। ठीक बात। और आपने पूरे मुल्क के मुंतखब 2 ऐवानों से मुश्तरका तौर पे खिताब किया है। ठीक बात। अच्छा, ये मामूली बात नहीं है। और आप दूसरी बार सदर बने, आपका ये भी क्लेम है। और आपका ये भी क्लेम है कि आपने 18वीं तरमीम के ज़रिए ना सिर्फ मरकज़ से सूबों को इख्तियार दे के एक सूबाई खुद मुख्तारी के कॉन्सेप्ट को आपने अमली शक्ल दी, बल्कि आपने ये भी कहा कि मैंने सारे सदर के इख्तियारात जो थे वो भी मैंने पार्लिमान को दे दिए। अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो फिर आपका इतना बाइख्तियार सूबाई खुद मुख्तारी रखने वाला सूबा, वहाँ इतनी बदतरीन हुक्मरानी, फिर एक जो तासुर है वो करप्शन से भरी हुई, मैंने तो कहा वो जो तासुर है, और फिर उसके बाद कराची बद से बदतर और तबाही के धाने से भी आगे जाकर अब तो ये लगता है कि जैसे ये इस सदी का शहर है ही नहीं। तो हमने सारी बात इनके सामने रखी। ठीक हो गया। तो ये सारी कि भाई आप एक विजन की बात करते हैं, ये मैं इस बार तो मान लूंगा कि आपका विजन है, लेकिन अगली बार जब आप जॉइंट पार्लियामान के सेशन से खिताब करेंगे फिर मैं आपकी बात नहीं लूंगा, फिर मैं कहूँगा ये लफाजी है। आप मुझे साबित करें कि आपका जो ये विजन है 15 सालों में इस विजन पर आपके कायम अली शाह और मुराद अली शाह ने कितना अमल दरामद किया, और आप चारों सूबों को मिला के एक
قومی اس کی بات کر رہے ہیں کہ یکجہتی کی اور سب کو مل کر اپنا حصہ ڈالنا ہوگا, چوائسیز ہماری صحیح ہونی چاہیے, میں نے انہی کے الفاظ دہرائے. جی تو آپ بتائیں کہ 15 سالوں میں پھر وہ چوائسیز آپ تو کی. پھر میں بھی آپ سے پوچھوں نا کہ 15 سالوں میں 2 مرتبہ صدر مملکت کو صدر بنانے میں آپ ہی کا ووٹ کارآمد ثابت ہوا ہے نا, اسی ووٹ کی وجہ سے وہ صدر بنتے رہے ہیں, آئندہ بھی بنتے رہیں گے. وہ جو آپ رقہ لے کے گھوم رہے ہیں آئین کی ترمیم کا, اس کا کیا ہوا؟ کیونکہ ہر دفعہ ایک گول چکر ہے جس میں سارے لوگ گھومتے رہتے ہیں. اور آئی ایم سوری ڈاکٹر صاحب, لیکن لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی گھما رہے ہیں نا, کوئی مطلب کانکریٹ لیول پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. دیکھیں ہم جس پوزیشن میں ہے پارلیمان میں درجے کے اعتبار سے ہم چوتھے نمبر پر ہیں. پہلے نمبر پہ تو پی ٹی آئی ہے, اس میں کوئی ٹھیک ہے, اس کے بعد پی ایم ایل این ہے, صحیح ہے, پھر پیپلز پارٹی ہمارا چوتھا نمبر ہے. اچھا, اب چوتھے نمبر والی جماعت کی اہمیت تیسرے نمبر والی سے بھی کم ہوتی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, ہم تیسرے نمبر پہ ہوتے تھے, ہمارا زیادہ ڈیسائسو اور زیادہ افیکٹو رول ہوتا تھا. صحیح بات. اب جب سے یہ 3 جماعتوں کا چکر چلا ہے نا, پی ٹی آئی آیا اس نے تو آپ کو بس اس کے آنے کے بعد, چاہے کراچی میں اس کو کامیابی نہیں ہوئی, لیکن وہ جو 90 سیٹیں اب بھی مل گئی ان حالات میں بھی اسے, اور نمبر 1 وہ آ گئی, تو باقی سیکنڈ اور تھرڈ نمبر کی جماعتوں نے حکومت ضرور بنا لی ہے, لیکن پی ٹی آئی بھی ایک جماعت ہے. تو ہماری ڈیسائسو حیثیت نہیں رہی, دونوں جماعتوں نے مل کر ایک حکومت بنا لی. پہلے تو ہوتا تھا کہ نمبر 1 کو اگر ہم سب تو آئینی ترمیم بھول جائیں جو آپ کروا رہے ہیں. بھولیں گے نہیں انشاءاللہ, اس لیے کہ ابھی تو آپ چوتھے نمبر کی جماعت ہے. نہیں یہ جو تیسرے نمبر کے معاملات ہیں پہلے وہ حل ہو جائیں. تو پارلیمان کو یہ بابا کرایا کہ بھائی یہ ویژن اور خواب ہے, اس کی تعبیر یہ ہے میرا آئینی ترمیمی بل. اگر صدر صاحب اس پر آپ نے عمل درآمد نہیں کیا, لاڑکانہ, جیکب آباد, کشمور اور خیرپور کے میئر کو اور وہاں کی ڈسٹرکٹ اسمبلی کو اگر آپ نے بااختیار باوسیلہ اور خود مختار نہیں بنایا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ ویژن صرف ہوا میں تو معلق رہے گا, یہ زمین سے اس مطابقت نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے, زمین سے یہ کنیکشن نہیں ہوگا, اس کی جوڑے گا نہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی میں نے اس کے لیے میں آپ کے پیر اور ہاتھ ہوں. جی وہ میں نے سنا آپ نے کہا. تو آپ کو اگر زمین پر آنا ہے تو آپ کو آپ کے ویژن کو کی کوئی تعبیر ہے تو وہ ابھی تو دیکھیں پارلیمانی سال کا آغاز ہوا ہے, پھر آپ ملاقات ہوئی ہماری جب ان سے, تو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں, تو صدر نے اس بات سے اتفاق کیا. محترمہ بے نظیر بھٹو نے کمال اصفر, اتفاق تو سب کرتے نا, عمل کچھ نہیں ہوتا نا, مسئلہ یہ ہے. کمال اصفر سے جب گورنر تھے تو ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا مسودہ تیار کرایا تھا, کہتا یہ ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آصف علی زرداری کا ویژن ذوالفقار علی بھٹو محترمہ بے نظیر شہید سے الگ سے تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا بات. تو اس کے ویژن کی بنیاد بھی اگر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کب کریں گے. میں اب آپ سے یہ پوچھوں گی, آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کب پورا کروائیں گے نا. ایک سال کے اندر. اس لیے کہ اچھا اب آگے چلتے ہیں. اگلے پارلیمان, ہاں اگلے سال سے پہلے اگلی بار پھر آئیں گے نا خطاب کرنے کے لیے, تو صرف پی ٹی آئی والے تھوڑی شور کر رہے ہوں گے, پھر تو ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے نا, اور صرف وہیں نہیں بیٹھے ہوں گے, پھر ہم کراچی کی سڑکوں پر ہوں گے, پھر ہم یعنی ایک سال کا آپ نے ٹیسٹنگ ٹائم دیا ہوا ہے. پھر ہم شارع فیصل پر بھی ہوں گے, پھر ہم ایم اے جناح روڈ پر بھی ہوں گے, کیونکہ اس کے علاوہ ہم آج بھی چاہیں تو اسٹریٹ کرائم کو لے کر لوگوں میں اتنا غم و غصہ. ڈاکٹر صاحب میں ابھی آتی ہوں, مجھے ذرا پہلے انہی کی فیملیز کو لے کر بیٹھ جائیں, سارے تاجروں کو جو غیر محفوظ ہیں ان کو لے کر بیٹھ جائیں, ساری بہنیں بیٹیاں جو شاپنگ کے لیے جاتی ہیں اپنے پرس میں سے, شاپنگ کے لیے پڑھنے جاتی ہیں بچیاں, ان کے والیٹس چھین لیتے ہیں, ان کو گرا دیتے ہیں, نہ جانے کیا. میں آتی ہوں اس کے اوپر, کئی بیٹیوں کی ایف آئی آر میرے پاس. بالکل میں, لیکن ڈاکٹر صاحب میں ذرا ایک اور ذرا تیزی سے کچھ چیزیں پوچھنا چاہ رہی ہوں. ابھی پچھلے دنوں کل کی بات ہے, پرسوں کی, ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. کل کی مصطفیٰ کمال صاحب نے پریس کانفرنس, اور اس پریس کانفرنس میں سوال جواب کا جب وقت آیا تو امین الحق بار بار کہہ رہے تھے کہ بس کریں, سوال اور نہ لیں, لیکن وہ مصطفیٰ کمال صاحب نے پورا ایمپل ٹائم لیا اور لوگوں کے جوابات بھی دیے. جو مقصد تھا اس پوری پریسر کا وہ یہ تھا کہ ایک ادارے پر تنقید اور دوسرے ادارے کے ساتھ اظہار یکجہتی جو لوگوں کو سمجھ آیا. اب کیا آپ کس کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ نہیں ہیں, یہ مجھے اس لیے کنفیوز کر رہا ہے کیونکہ جب آپ نے علی محمد صاحب کو پارلیمان کے اندر کہا تو آپ نے کہا کہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے, آپ کہتے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے, ہم ایک پیج پر ہیں. ہاں, اور آج کہنے کہ وہ سب سروینٹ ہے, ماتحت ہے. ہاں ٹھیک ہے, اسے موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ الیکشن میں یا کسی بھی جمہوری عمل میں مداخلت کرے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر وہ کر رہی ہے تو آپ کے ساتھ تھی تو آپ تو اس کو بڑے چوڑے ہو گئے. اب بات ہو گئی نا, آپ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہے. میرے سوال کا جواب دے دیجیے. اسٹیبلشمنٹ کی اہمیت تو ہے, آپ کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے, تم پیو تو حلال, میں پیو تو حرام, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہی بات میرا خیال ہے باقی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو لائن ٹو کی ہے کہ یہ پارٹی لائن ہے, یا کہیں سے آپ کو یہ کہا گیا کہ یہ سب کرنا بھی آپ کی سیاست کا حصہ ہے, اور آپ نے ایسے ہی پورٹرے کرنا ہے چیزوں کو.
देखिए, मुस्तफ़ा कमाल भाई ने, मैं समझता हूँ कि जहाँ शायद इसरार किया और थोड़ा ज़्यादा किया, अच्छा, उससे एक इदारा जो है वो महसूस हुआ कि वो मैलाइन हो रहा है। ठीक हो गया। वरना मैं समझता हूँ कि ये जो जिसे कहते हैं ना कि ये जो इमरान खान को रिलीफ मिला और पीटीआई को रिलीफ मिला, तो मैं तो पहली जो स्पीच थी मेरी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात से पहले, जब 190 मिलियन पाउंड में रिलीफ नहीं मिला था, तो मैं तो उस वक्त भी कह चुका था कि यार ये पीटीआई वाले तुम लोग इस कदर परेशान हो जैसे कि ये पहली बार तुम पर जुल्म हो रहा है, इससे पहले किसी पे जुल्म ही नहीं हुआ। बलूचिस्तान के लोग पहाड़ों पे चढ़ के नहीं गए, बलूचिस्तान के लोगों को हुकूक से कराची वाले बंकरों में नहीं छुप गए, कराची में मावरा अदालत कत्ल नहीं हुए, कराची में वो जो खज्जी ग्राउंड था वहाँ पर फिर पक्का किला का तो सानिया ऐसा है हैदराबाद का कि अगर ये एक चीज़ पर रोना रोते ना, अगर सिर्फ पक्का किला के वाक़े को डिबेट पर ले आए ना असेंबली में तो 15 दिन दरकार होंगे। उस डॉक्टर साहब मेरी बात का जवाब देंगे, ये जो गुफ्तगू की है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, इससे आप लोगों का पार्टी का क्या मौक़िफ़ है कि क्या अदालती जो सिस्टम है उस पर आपका अदम एतमाद है, और क्योंकि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ बाकायदा तौर पर खड़े हैं। देखिए, अदालती निज़ाम के साथ हम जुडिशरी के हमेशा साथ हैं, साथ रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये तो जुडिशरी को भी देखना है कि जब हम सब इदारे तैयार हो रहे हैं सोल सर्चिंग के लिए, खुद एहतसाबी के अमल के लिए, कि भाई मैं आपको कितना रेगुलेट करूँगा, क्या मैं खुद उस लेवल पे अब आ गया हूँ? हमारे तमाम इदारों ने उस मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं किया, चाहे वो पार्लिमान हो, सियासी इदारे हों, ठीक है, चाहे वो इंतज़ामी इदारे जिसमें रियासती इदारे जिसमें इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे अदालती इदारे हों। मैं समझता हूँ कि सब ने जब उन्हें मौका मिला तो साकिब निसार साहब का नाम अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब इस वक्त इंडिविजुअल हैसियत में तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, उनको बुलाया गया शोकाज नोटिस, ऐसा ना हो फिर तौहीन MKM पाकिस्तान भी हो जाए वो भी। देखें, ये तो हमारे कानून जो कानूनी माहिरीन उनके साथ ही हम बात तय करेंगे, और ये जो तौहीन अदालत होती है ना, ये भी समझ की बात होती है कि मैंने उनकी बात को इस तरह समझा, और जब वहाँ पर जो बात होगी वो अगर अदालत में हुई तो मुख्तलिफ होगी। फिर उसमें आखिर में होता ही है कि अमूमन तौहीन अदालत करने वाला अपने वकील के मशवरे पर माफ़ी मांग लेता है, मोस्टली यही होता है। अदालतों ने भी इसमें हमेशा रिलीफ दे दिया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, इसीलिए चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा ना समझें कि आप लोग तकरीरें कर रहे हैं और हम अनसुनी कर रहे हैं, तो इसका ये मकसद नहीं है कि आपके जो दिल में आएगा आप कह देंगे। देखिए, कहीं से ये तासुर भी नहीं आना चाहिए कि अदालत को चूँकि उनके बारे में कुछ कहा गया तो वो उसके जवाब में ये बात करें। उन्हें तो अपनी उसी जनरॉसिटी का मुजाहरा करना है। उन्हें भी अगर कहीं कोई सही निशानदेही की गई कि कुछ चीज़ों पे सुओ मोटो लेते हैं, कुछ चीज़ों पे नहीं लेते, तो ऐसा हुआ है माजी में, मतलब ऐसा तो नहीं कि नहीं। लेकिन ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि इस चीज़ पे सुओ मोटो लें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बर्निंग इशू, कोई भी एक इशू, प्रॉपर्टी लीक्स का मसला आया, पनामा लीक्स का आया था, तो हमारी ख्वाहिश थी कि भाई उसमें MQM के किसी का भी नाम आपको नहीं मिलेगा। मिडिल क्लास पॉलिटिक्स को अगर फरोग देना है तो फिर पनामा लीक्स और प्रॉपर्टी लीक्स के मामले को अगर अदालतें ये काम करने लगे तो इससे अच्छी बात है कि नैब को पाबंद करें कि मियाँ खोलो, पंडारा बॉक्स उठाओ। लेकिन इसका ये मकसद है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जाएंगे, उनके वकील उनको कहेंगे आप माफी तलब करें, मैं तो अदालत माफी दे देगी। होता ये है, रिवायती तौर पर ये रहा है ना। एक ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन अब इसमें ये डिबेट मैं नहीं करूंगा कि किसकी पॉलिसी नहीं पॉलिसी, किसी एक बात पे मेरे दिल में कोई बात आती मैं कह जाता हूँ कभी, और मैंने भी एक बार मुझसे भी ये तौहीन अदालत का इर्तिकाब हुआ था जब वो डिलिमिटेशन हो रही थी कराची के हलकों की, तो मुझे भी बुलाया था उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब ने। जी, लेकिन आपका तो अंदाज देख के फिर आधी बात खत्म हो गई थी। एक ब्रेक ले लेते हैं। इस ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं, तंजीम साजी के मामलात में उखाड़ पिछाड़ हुई है। अपने बानी को तो इन्होंने छोड़ा सो छोड़ा, लेकिन बानी ने जिस तरह की तंजीम साजी की थी, जो ढांचा इनको दिया था, ये उससे भी अब आप दामन छुड़ा रहे हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब MNA हैं, MKM पाकिस्तान के जानी मानी शख्सियत हैं, हमसे बात कर रहे हैं। जाहिर है जो पार्लिमान की इस वक्त सूरत हाल उस पर भी बात हो रही है। डॉक्टर साहब, बहुत सारी बुनियादी बातें हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी एज ए पॉलिटिशियन और एक ज़ीरक पॉलिटिशियन जिसमें जिनकी सब सुनते हैं, मेरा ख्याल है इस वक्त
पाकिस्तान एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। सुनते सब है। सुनते ज़रूर है, चले। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब आप खुद कह रहे हैं यहाँ बैठकर 90 तक उनकी सीट्स हैं, गलत सही अच्छी बुरी कम ज़्यादा वो एक अलग बात है, 90 तो है ही है, 90 तो है ही ना नंबर। इस सूरत हाल में जो आपके पार्लिमान का कैनवस है, इसमें उनको एलिमिनेट करना इस पूरे सिस्टम में कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है और इंगेज करना कितना ज़रूरी है आपके ख्याल में? मतलब पहले दिन से, पहली स्पीच से ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जमहूरियत की कामयाबी और इस हुकूमत की कामयाबी दोनों का दारोमदार अपोजिशन को इंगेज करके, अपोजिशन पे भी ज़िम्मेदारी डाल के मुल्क को में सियासी इस्तेहकाम कायम करके माशी बहरान से की दलदल से बाहर निकालना। अगर ये हुकूमत ये कर सकेगी तो जमहूरियत को भी दवाम होगा, इस हुकूमत को भी कॉलर खड़े करने का, और अपोजिशन को भी लोगों को ये कहने का मौका होगा कि हमने अपने वोट का हक़ अदा किया, हालांकि ये पार्टी इस लायक नहीं थी, इसने बेईमानी भी की, हमारा मैंडेट भी चुराया, जो आपका मौके पर रखें, लेकिन कहेंगे इस वक्त हमारी मुखालफत से हुकूमत को गिराने और जमहूरियत को नाकाम बनाने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी मुखालफत का नतीजा, यानी इंगेजमेंट हो जानी चाहिए अब अपोजिशन के साथ। पीटीआई की तरफ अगर हुकूमत का ज़रा सा भी झुकाव आए और अगर लगे कि पीछे से इदारों की तरफ से भी वाज़े ये सपोर्ट है और एस्टैब्लिशमेंट भी इसके हक़ में है, तो फिर मेरे ख्याल में गुरेज नहीं करना। आपको लगता है एस्टैब्लिशमेंट हक़ में है? मुझे लगता है कि अगर हुकूमत ने ये पहल की थी और ये बात की थी और एक ऑफ़र की थी, तो पीटीआई को आगे आना चाहिए। देखें, अगर केपीके की हुकूमत को भी कामयाब होना है तो उसे सूबाई और वफाकी हुकूमत की लड़ाई में तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना। बात है ऐसे। तो लोगों का क्या होगा? सिर्फ सियासी जमातों की लड़ाई है, उनकी अना है। और क्या कुछ, मैं इसलिए क्योंकि आप इस्लामाबाद से होकर आए हैं, कुछ हवाएं महसूस की आपने बदलती हुई टूवर्ड्स द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? पिंडी से कोई हवा चल रही है, इस्लामाबाद में कुछ हवाएं बदली हैं उनके लिए या नहीं? 9 मई को हमने जो कुछ भी सुना, ISPR ने खुद आके बात की ना, ऐसा तो नहीं था कि मैं तो मई जब आता था तो 12 मई याद आता था। ये तो उल्टा हो गया आप लोगों के साथ। मैं पीटीआई वालों का और इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 12 मई को एक ऐसी तारीख बना दिया कि लोग 12 मई को भूल गए, ना बन गया और ये किस्सा जावेदा हो गया। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि 9 मई को जिस तरह मुख्तलिफ पाकिस्तान के पिलर्स हैं, जो रियासती इदारे उन्होंने और आइनी इदारों ने अपने अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया, तो उसमें मुझे फौरी तौर पर नज़र नहीं आती। अच्छा, ओके, बट चांसेस हैं वहाँ पर, लेकिन चूँकि हुकूमत ने एक पेशकदमी की है, और फिर देखिए उसमें गारंटी कैसे देंगे, असल मसला ये होता है। ठीक हो गया, सिर्फ आप टाइम तो बाई नहीं कर रहे, ये कैसे अपोजिशन कहीं दिलाएंगे, उसका कहीं ना कहीं बहुत टेक्निकल बात किया आपने ये। हाँ, इट्स वेरी टेक्निकल हम चुके हैं ना, आई नो, कि हमें राम कर लिया जाता है, मना लिया जाता है और उसके बाद टाइम टाइम आप तो खैर सांप बिच्छू सबके डसे में। डॉक्टर साहब जरा आगे चलते हैं, बात को बढ़ाते हैं। इसलिए अगर नवाबजादा नसरुल्लाह खान जैसा जीरक कोई सियासी मौजूद नहीं है ना आज मुल्क में, नहीं MQM में से लोग हैं, हमें यूज़ कर सकते हैं, चाहे इस्टेब्लिशमेंट चाहे हुकूमत चाहे। डॉक्टर फारूक सत्तार ऑफर दे रहे हैं बैठकर, तो कैदी नंबर 804 के पास जाना है, चले सर, तो आप चले जाए ना मिलने के लिए, अडियाला क्या चाहता है? मैं खुद से जाऊंगा, कोई फायदा नहीं, ऐसे ही चले जाए तहनीती तौर पर मिलने के लिए। तो मैंने ये बात की, काफी पहुंच जाएगी, ठीक हो गया, चले आगे डिबेट बढ़ा देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनको राजी करना होगा, उन्हें मनाना होगा। अच्छी बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज़बान खल्क व नक़ार खुदा समझना होगा, जो दीवार पर लिखा वो पढ़ना होगा। बिल्कुल ठीक है, नविश्ता दीवार जिसको हम कहते हैं कि पढ़ें। और मैं चाहता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट को भी हद से ज़्यादा दोनों फोर्सेस की पॉलिटिकल तज़ीक का सामना ना करना पड़े। सोशल मीडिया पे भी जो कुछ कहा जा रहा है, जी, ये तो 9 मई को एस्टैब्लिशमेंट का एक व्यू पॉइंट है, उसके जवाब में जो सोशल मीडिया से जो कुछ हुआ और ओवरसीज पाकिस्तानी जो कुछ कह रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी अफवाज जो है वो पूरी दुनिया में उसको मैलाइन किया जाए। सोशल मीडिया पे उसके साथ ये सलूक किया जाए, उसके खिलाफ उसकी जो खिदमत रही, हज़ारों लोग एहलकारों ने शहादत जामे शहादत नोश किया, दहशत गर्दी का जो तकरीबन खात्मा हुआ है। डॉक्टर साहब, आप ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये तो वो एक लंबी डिबेट है। नहीं बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं चाहते, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम कैसे भुला दें कि आज़ाद कश्मीर में अभी हालिया जो एहतजाज हुआ और उस एहतजाज का जो उनके जो मुतालबात थे और उन मुतालबात की जो मंजूरी थी, उसके बाद मैं कराची के कुछ लोगों से मिली, बैठी, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा इस शहर में तो इससे ज़्यादा एहतजाज हुए हैं, लेकिन हमें तो कुछ इस तरह नहीं मिला,
हमें भी बिजली सस्ती करवा दें, हमें भी आटा सस्ता करा दें, तो हमें क्या एहतजाज का इंतज़ार करना है? क्योंकि आप लोग तो कर नहीं रहे, आप लोगों ने कहा था ईद के बाद करेंगे, अब बकरीद आ गई है, लेकिन आपका एहतजाज नहीं आया है। ये कराची का जो मसला है, पानी, बिजली, सड़कें, तालीम एंड गो ऑन एंड ऑन, सबसे अहम रोज़गार आजकल के हालात में, इसके लिए कोई एहतजाज कराची वाले नहीं कर सकते, और आप तो उसकी आवाज़ बन ही नहीं सकते अब। नहीं, देखिए, अगर सबसे बड़ा एहतजाज होगा इस शहर में तो मैं आपको कब होगा? कौन सी तारीख को होगा? देखिए, कितना अरसा हुआ इलेक्शन को हुए? 8 फरवरी, सही है, मार्च, 3 माह, अप्रैल में, अभी 3 माह हो गए ना। अब 3 माह में अगर लोगों का बरसों का जुल्म, नाइंसाफी, 15 सालों से बदतरीन करप्ट तरीन हुक्मरानी, फिर एक विजन देख रहा है। मैं आपकी कदर करामी हरगिज़ नहीं करना चाहती, ये पिछले 3 साल या 3 महीने का मुद्दा नहीं है डॉक्टर साहब। आप इस पार्लियामान का पिछले 40 बरसों से हिस्सा बनते आए हैं, कभी कम जुस्से के साथ, कभी ज्यादा के साथ, लेकिन आपका हिस्सा आपको मिलता रहा, नहीं मिला तो कराची को उसका कुछ नहीं मिला। क्या हमने वाज़ेह तौर पर नहीं कहा कि हमने अपने हिस्से की तमाम कुर्बानियाँ जो देनी थी दे दी, जो हमारे पल्ले में था वो भी हमने दे दिया। इस बार भी प्रेसिडेंट पीएम को आखिरी मर्तबा जो वोट देना था दे दिया। एक वजारत हमारी झोली में ला के ज़बरदस्ती डाल दी गई, वो भी हमने ले ली। ठीक है, मेरे लफ्ज़ों पे गौर करें। फिर इसी तरीके से जो है वो फैसल वावडा को भी हमारे खाते में डाल दिया और उसके 16 वोट भी हमसे ले लिए और हमने दे दिए। इसीलिए आप एहतजाज नहीं कर रहे ना? अच्छा, अब अगर इसके बाद इससे ज़्यादा तुम कुर्बानी देखिए, हमारा क्रेडिट, हम डिस्क्रेडिट हो रहे हैं। ठीक हो गया, सारे बिल्कुल अच्छी बात है। ये अवाम ने इसे ये मकबूलियत मैंने लिखा हुआ है कि आपकी मकबूलियत अच्छा, ये बात जब मैं कर रहा हूँ ना, तो ये बात मैं किसी और को भी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई निजी महफिलों में ये बात कर रहा हूँ। इससे हमारा क्रेडिट कम हो रहा है, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई का क्रेडिट कम हो रहा है, MQM का क्रेडिट कम हो रहा है, लेकिन एक लिमिट है हमारे क्रेडिट के कम होने की भी। ठीक है ना? एक वक्त आएगा कि 2000, चलें ये भी कह दूं मैं कि 2018 में हमसे बहुत सी सीटें छीनी गई थी, तो थोड़ा फैसिलिटेशन हुआ, तो थोड़ा सा वो वापस आ गई। ठीक हो गया, ठीक है ना, बराबर हो गया ना। 2024 पहले कान मरोड़ा गया था, अब कान छोड़ दिया है थोड़ा सा। अच्छा, 2024 में कुछ सहूलत हुई तो 2018 में जो कुछ हो, फिर दोनों को मिला के देखना होगा। PTI वाले भी अपनी मर्जी से एक आंख के उससे देखते हैं, भाई दोनों आंखों से देखो, 18 को 24 दोनों को देखो। ठीक हो गया। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अब सबको होश के नाखून लेने होंगे। मेरे ख्याल में ये अब लिमिट आ गई है, इसके बाद सर जोड़कर बैठना होगा। मैं कहता हूँ कि जिस तरह APS ने हमें झंझोड़ा था ना, वो जो बच्चे थे स्कूल के, जब उन्होंने कुर्बानियाँ दी, जब उनका लहू बहा, तो सारे एक पेज पर आ गए थे। ये वो मकाम है। यानी आज़ाद कश्मीर वाला जो मुतालबा है, आप समझते हैं कि कराची वालों के लिए उसी तरह से मुतालबे की ज़रूरत है और सड़कों पर आने की ज़रूरत है। और मैंने अपनी इस तकरीर में भी एक वार्निंग दी, ये दोहरा मयार, ये दो अमली के ताड़ा कुत्ता टॉमी और साड़ा कुत्ता कुत्ता। साड़ा कुत्ता तो कुत्ता है ही ना डॉक्टर साहब, इधर तो बात ही खत्म हो जाए। कराची के साथ जो इस्तेसाल है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कुत्ता भी वो काटना ना शुरू हो जाए ना। नहीं, वो सोच रहा है कि मैं टॉमी तो बन नहीं सकता, लेकिन अगर मैं बुलडॉग किसी दिन बन गया तो बेटा ना तेरी खैर है ना तेरे टॉमी की खैर है। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या गवर्नर की खैर है? देखिए, गवर्नर है या हम समझें कि बस चीजें चल रही हैं, सेरेमोनियल चीजें हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग जो कामरान टिसूरी भाई के अलावा इस मैदान में बेचारे कूद गए, पता नहीं किसके यकीन दहानी पे कूद गए, तो ये कहूँगा हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। देखें, MQM के पास तो कभी भी अंदिया नहीं आया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनका डोमेन है ना गवर्नर को चेंज करना, उन्होंने तो कभी नहीं कहा, PMLN ने तो कभी नहीं कहा। तो उन्होंने जब कहा ही नहीं, तो फिर किसके पेट में मरोड़ है, किसके आप पेट? बताएं ना मुझे डॉक्टर। आप बताएं, क्योंकि आप लोगों की खबर आती है कहीं से आपको। अच्छा, और आपको खबर कौन देता है? शायद जो एस्पायरेंट्स हो सकते हैं कामरान टिसूरी की जगह बनने के लिए, उनमें से कुछ लोग कहीं ना कहीं से खबरें देते हैं। जो नाम आ रहे हैं वो तो बड़ी अच्छी शख्सियत, जैसे खुशबख्श शुजात का नाम आया, नसरीन जलील साहिबा का नाम आया। नहीं कह रहा कि खुशबख्श शुजात या नसरीन बाजी ये हमारे लिए मोतबर है, हमारा हिस्सा है, हमारी पार्टी में है, मैं नहीं कह रहा। लेकिन और भी बहुत सारे नाम थे उसमें। इश्तियाक बेग का भी नाम आ गया था, फिर किसी इम्तियाज का भी आ गया था नाम, फिर एहसन जो असफर है, असफर एहसन, जो एक बहुत बड़े टेक्नोक्रेट हैं, जो कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के मिनिस्टर थे, उनकी हम सब इज्जत करते हैं। पर ये सब नाम आए और वो खुद भी कह रहे हैं कि हाँ हम इस रेस में हैं। तो इनको किसी ने कहा, ये असल में तो यहाँ अगर आपको सिरा मिल जाए तो पता चल जाएगा ये हो क्या रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आप वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करके मुझे उन लोगों का नाम ला के दे जिन्होंने इन सबको। आपकी इस बात से मुझे ये तासुर मिल रहा है कि गवर्नर अपनी जगह इंटैक्ट है,
देखिए ना, एमक्यूएम का मौक़िफ़ तो कल भी वाज़ेह था। मैं बार बार क्यों कहूँ कि भाई गवर्नरी पर पहला हक भी एमक्यूएम का है, आखिरी हक भी एमक्यूएम का, और दूसरा का अगर गवर्नर एमक्यूएम का ही है तो कामरान टेसोरी, हमारे यहाँ तो उसके अलावा कोई नाम है ही नहीं, तो बात खत्म हो गई ना। बात खत्म हो गई। फिर अगर किसी को चेंज करना है तो वो रिस्क ले, चेंज करके कराची में वो रिस्क ले, चेंज करके 50,000 बच्चों का मुफ्त एडवांस IT का कोर्स 10 लाख का, और एक जामिया बनाना, एक यूनिवर्सिटी बनाना, और फिर फिलैंथ्रोपी में नए नए रिकॉर्ड कायम करना, इतना फंक्शनल रोबस्ट गवर्नर हाउस, इतना अवामी तो आपने भी नहीं सोचा था कि इतना काम कर लेंगे, नहीं ऐसा ही है ना? हाँ, ईमानदारी, बिल्कुल ठीक है। मैंने तो सोचा था, मैं अलग हूँ। जी मुझे अंदाजा है। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि इस वक्त मैंने कहा था अभी ब्रेक पे जाते हुए कि आपने बानी से तो जान छुड़ाई सो छुड़ाई, नाम तब्दील कर लिया, आप पूरा ढांचा ही अब तब्दील कर रहे हैं, यानी राब्ता कमेटी नामी जो चीज़ थी वो भी अब नहीं होगी आपकी तंजीमी ढांचे में। अब क्या कर रहे हैं आप? पहले तो एक अल्फाज दुरुस्त इस्तेमाल करने चाहिए, हम बानी से हमने एमक्यूएम को अलग किया। हाँ चलें, इसको ऐसे कर है ना मेरा ख्याल। ठीक, अब आप उसको जिस तरह भी कहना चाहिए, अब आप बताइए। अच्छा, दूसरा, अब जो ढांचा है ये बानी के ज़माने में तय था कि एक चेयरमैन होना चाहिए, फिर वाइस चेयरमैन होने चाहिए। फिर तो आप उनके मुक़ल्लिद हुए? नहीं, वक्त की ज़रूरत क्या है, पूरी दुनिया में क्या तरीका है, सियासी जमातें कैसे चल रही हैं, किसी जमात में राब्ता नहीं। राब्ता तो उस वक्त था कि जब बानी के साथ पूरी पाकिस्तान की सियासत का राब्ता कराना था। अब तो वैसे भी किसी से किसी को राब्ता जब कराना ही नहीं है तो फिर एक मरकजी कमेटी होगी, अच्छा, और एक मरकजी काउंसिल, और आपका क्या और किरदार होगा? मरकजी कमेटी में भीड़ नहीं होगी, रश नहीं होगा। अच्छा, जैसे अभी आपने 54 लोगों की राब्ता कमेटी बना दी थी, फिर वो 100 गए, 150, 90 तक चली गई, तो ये नहीं होगा। अच्छा ठीक है। अब ये कि ये 10 रुकनी है तो इस वक्त 10 रुकनी है। अच्छा, और आप क्या होंगे उसमें, आपकी क्या अहमियत है उस कमेटी के अंदर? मैं हूँ ना, हम 10, मैं सीनियर वाइस चेयरमैन होगा। अगर खालिद मकबूल भाई चेयरमैन है तो आप सीनियर वाइस चेयरमैन होंगे। फॉलो सूट, मतलब क्या होता है कि खुद ब खुद एक चीज होती है ना। अच्छा, ओके। अगर आपने सदर का जो है वो मुस्तफा कमाल साहब लेंगे, कन्वीनर को चेंज करके अगर आपने चेयरमैन कह दिया तो सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर, सीनियर वाइस चेयरमैन हो गया, और डिप्टी कन्वीनर। अच्छा, एक सवाल का मुझे जवाब दें डॉक्टर साहब। जमात इस्लामी ने इलेक्शंस, चाहे बल्दियात के इलेक्शन हो चाहे ये फिर जनरल इलेक्शंस हो, बड़ी अच्छी तरह से कैंपेन की, और कराची के मसाइल पर आप भी इस बात को शायद माने कि हाफिज़ नईमुर रहमान ने बड़ी तवाना आवाज़ के साथ घर घर जाकर लोगों को बात की। अब लोग ये कह रहे हैं कि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया क्योंकि हाफिज़ साहब कराची से उठ के चले गए लाहौर। गलत हुआ है, मैं समझता हूँ गलत हुआ। उनको वापस बुलाए? नहीं, क्योंकि आप लोग तो कराची पे इतनी बात नहीं कर रहे हैं। कुछ भी हो, देखिए मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ ना, मुझे इस बात को मानना चाहिए, इस बात का इतराफ़ करना चाहिए कि उनकी नीयत सही थी नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ढोल बहुत ज़ोर का पीटा था कराची के लिए, और आप इतना ढोल नहीं पीट सके ना। और जमात इस्लामी के जो डोनर्स हैं अगले 15 सालों का उनका डोनेशन लेके सोशल मीडिया पे जो कुछ भी किया था, लेकिन फिर भी पग जो है वो सारे चौधरी गांव के मर गए, वो हाफिज नईम के सर पर नहीं आई, मेयर नहीं बन सके, बन गए अमीर बन गए अपनी जमात के। तो वो उनकी जमात में उनके खिलाफ कोई साजिश हुई, मुझे तो ये लगता है। अच्छा, अब आप मुझे तो लगता है कि वो ज्यादा कारआमद कराची में ही थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात मैं आपकी इसलिए मान रही हूँ क्योंकि यू आर एब्सोल्युटली राइट, कराची में ऐसी वाइब्रेंट वॉइसेस की जरूरत है। अगर वो थे तो हमें भी चैलेंज था, हम भी कहते थे कि मुकाबला, एक पॉलिटिकल थोड़ी सी आप लोगों की बनती थी, कंपटीशन होता है, लेकिन अब ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है डॉक्टर साहब, समझता कि ये कराची के साथ अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ ना, बट आप इसको कोप अप कर सकते हैं क्योंकि आप इसके सबसे ज्यादा पुराने खिलाड़ी हैं। मैं बदनीयत नहीं हूं कि अगर मैं नीचे जाऊं, मेरा सवाल आए तो नहीं, तो आप कराची के मसाइल तो वैसे ही ना, सवाल हाफिज नईम की बात छोड़ दें, हाफिज नईम और जमात इस्लामी वालों के मुंह से राल टपके कि अरे अब ये मैदान खाली, हमारे बॉयकॉट से सबसे ज्यादा फायदा, इस बात को छोड़ देना डॉक्टर साहब। मैं ये कह रही हूँ कि हाफिज नहीं मौजूद हो, सारा कुछ हो, लेकिन कराची के मसले तो वैसे ही है। तो मेरे मुंह से मैं तो चाहता हूँ कि वो भी मैदान में हो। अच्छा, वो नहीं है अब मैदान में, लेकिन कराची के मसले तो आपके लिए हैं। 18 सीटें हैं आपके पास। तो देखें, आखिरी हुज्जतें जो पावर कॉरिडोर्स हैं, पावर कॉरिडोर्स, सूबाई वजीर आला जिसके पीछे सदर, ठीक हो गया, ठीक है, उसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ जिनके पीछे PMLN के सदर नवाज शरीफ, और इन सब के साथ अगर एस्टैब्लिशमेंट खड़ी हुई है, ठीक है, तो फिर उसको भी शामिल कर लें, ठीक हो गया। इन सब के साथ कहीं ना कहीं, सबके साथ, आपके साथ भी खड़ी हुई, अच्छा ठीक है ना, तो हम तो इन सब के साथ कहीं ना कहीं इंगेज्ड हैं। ये एंगेजमेंट की जो हुज्जत पूरी करनी है,
एक टाइम के उसका साथ। दौरानिया 1 साल है। देखिए ये तो मैंने आपको एक आइडिया दिया है, एक मिसाल के तौर पर ना, ये पहला साल है पार्लिमानी। मैंने अपनी तकरीर में कहा फर्स्ट पार्लियामेंट्री ईयर, जी उन्होंने अपनी तकरीर में कहा ना, तो फर्स्ट पार्लियामेंट्री ईयर तो ले लो बेटा, लेकिन सेकंड तक पहुंचते पहुंचते अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी हल अगर नहीं हो रही है तो फिर उसके बाद हमें हवाएं ही करेंगे हमें फैसला। सिर्फ अपनी बका के लिए नहीं, कराची में किसी भी फसाद को रोकने के लिए, पानी की कमी को लेकर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना, मैंने कहा कि मास ट्रांजिट दूर की बात है, सर्कुलर रेलवे दूर की बात है, तुमने तो ग्रीन लाइन, लाहौर में ट्रेन आ गई, आधी बनी हुई है, लाहौर में ट्रेन आ गई है, तो ग्रीन लाइन मुकम्मल नहीं की तुमने। तो ये कंसेंसस है कि कराची की बेहिसी, कराची के लिए कौमी क़यादत में -MQM जो है बेहिसी किसी नए बड़े फसाद का बदसलूकी, ये नेशनल बिल्कुल दुरुस्त बात, कंसेंसस इत्तेफाक है कि कराची उनकी नज़र में तरजीह उसकी है ही नहीं। जब उन्होंने कहा हमारी चॉइसेस सही होनी चाहिए प्रेसिडेंट का, तो भाई सबसे तुम्हारी चॉइसेस में सिंध और सिंध में कराची सबसे अहम प्रायोरिटी होनी चाहिए। वेल थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।